हेलो फ्रेंड्स, खंड शिक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस पेपर 4 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सेशन में 50 क्वेश्चन लेते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। तो विश्लेषण में आपको एक ही प्रश्न के साथ में और कई सारे प्रश्नों के उत्तर ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने जो हमने पहले 3 सेट डाले हैं, यदि उसको नहीं आपने किए हैं तो आप वो भी कर लें। और इसमें फ्रेंड्स आपको काफ़ी डिटेल में चीज़ें सीखने को मिलेंगी और मेरा विश्वास है कि आप अगर इनको अच्छे से करते हैं, ईमानदारी पूर्वक करते हैं, तो रिवीजन के साथ साथ में आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को भी फ्रेंड्स इसमें से मिलने वाला है। तो चलिए इसमें से देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन कौन से हमने प्रश्न रखे हैं। और इसमें जो प्रश्न रहता है फ्रेंड्स, इनका लेवल डेफिनेटली हम लगभग पीसीएस के लेवल के प्रश्न रखते हैं। और इसका जो विश्लेषण है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है फ्रेंड्स। तो देखिए, इसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता माना जाता है। मतलब कि ये जो सांद्रताएं दी हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, इनमें से वायुमंडल के संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त मात्रा कौन सी होगी। ऑप्शन है आपके पास इधर 0.02%, 0.03%, 0.04% और 0.05%। तो इसमें से देखिए, ये जो ऑप्शन बी इसका सही है। मतलब कि वायुमंडल में 0.03% अगर इतनी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की है तो वो संतुलन में है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि नाइट्रोजन 78% है, 21% अपनी ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% है। अगर ऑर्गन की बात करें तो 0.9% के लगभग ऑर्गन गैस होती है वायुमंडल के एक पूरे निकाय में। तो इसलिए अगर इतनी ही गैस है तो वो पर्याप्त है। और देखिए, ये बहुत ही आवश्यक गैस भी है और ये अगर ज़्यादा हो गई वायुमंडल में तो ये फिर परेशानी भी करने लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है और किस कंटेक्स्ट में है। देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक फसल, मतलब कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण और कारक फसल, तो इन दोनों को हमें मैच करके बताना है कि सही कौन सा नहीं है। जैसे पहला है, देखिए ऑप्शन में नील हरित शैवाल, मतलब नील हरित शैवाल का नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है किसमें, धान की फसल में, पहला ऑप्शन। दूसरा, राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम, ये मटर में करता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। और तीसरा है एजोटोबैक्टर, जो कि गेहूं में करता है। और चौथा है अजोला मक्का। तो देखिए, यहाँ पर अजोला जो है फ्रेंड्स, ये मक्का पे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। अजोला किस में करता है, धान में करता है। अब देखिए, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या है। तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का ये मतलब है फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो भी पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। जब वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं तो वो यूज कैसे करेंगे, तो वो नाइट्रोजन को फ्रेंड्स नाइट्रेट कैसे यूज करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में यूज करते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में ग्रहण करते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए आप जानते हैं कि प्राकृतिक रूप से जो हमारी दाल वाली फसलें होती हैं उनमें नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है उनकी जड़ों में। तो जो जड़ों में राइजोबियम जो जीवाणु पाया जाता है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसी प्रकार से अगर हम धान की बात करें तो धान में जो छिड़काव किया जाता है फ्रेंड्स, तो छिड़काव किसका किया जाता है, वो किया जाता है नील हरित शैवाल का और अजोला का। इन दोनों का मिश्रण होता है एक प्रकार से, और उसको हम यूज करते हैं किसमें, धान में। एक चीज होती है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर जो है ये यूज किया जाता है गेहूं की फसलों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए। अब देखिए, जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन यूज कहाँ होती है, तो नाइट्रोजन यूज होती है फ्रेंड्स प्रोटीन बनाने में।
कहाँ यूज होती है? प्रोटीन बनाने में। अगर प्रोटीन का निर्माण करना है तो नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो जो पौधे प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन युक्त होते हैं, जैसे कि सारी दालें। अब सोचने की बात है कि दाल वाले जो पौधे होते हैं उनकी ही जड़ों में ये राइजोबियम क्यों पाया जाता है? क्योंकि वो दाल कैसी हैं? प्रोटीन की स्रोत हैं। तो प्रोटीन कैसे बनेगी? नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन के लिए प्रोटीन कैसे बनेगी? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन के लिए क्या चाहिए? कहीं ना कहीं से नाइट्रोजन चाहिए, मतलब कि नाइट्रेट के रूप में चाहिए। और नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन कैसे आएगी? वो आएगी जब ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देंगे फ्रेंड्स। अगला देखिए, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? तो भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम कि वनों का ज़्यादा विनाश न हो सके, वन संपदा बनी रहे, इसके लिए सरकार ने 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया था, अधिनियमित किया था। इसके बाद में 1988 में उसका संशोधन हुआ था। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है कि वन संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया है? तो अधिनियमित किया गया है 1980 में। अब देखिए कुछ और आपको बताते हैं, जैसे कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में लागू हुआ था। एक होता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वो कब लागू हुआ था? 1986 में। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आए हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? जैविक पदार्थ किसमें अधिकतर है? ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, फिर है शीतोष्ण पतझड़ वन, और चौथा है रेगिस्तानी पहाड़ियाँ, झाड़ियाँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो बात कर रहा है फ्रेंड्स, ये बात किसकी कर रहा है? जैविक पदार्थ। तो जैविक पदार्थ कहाँ पे ज़्यादा होगा? ये होता है फ्रेंड्स उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। आप जानते हैं कि जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है उनका जो क्षेत्र है वो पृथ्वी का जो अपना ये इक्वेटर है, जीरो है, इसी के आसपास का जो क्षेत्र रहता है यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र रहता है। और इन्हीं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आप जानते हैं कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। और ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं ये इनमें इतनी ज़्यादा हम ये कहें जैव पदार्थ है। जैव पदार्थ क्या है? मतलब कि जो पौधों का भार है वही तो जैव पदार्थ है। तो इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चूंकि पाया जाता है, तो इसी प्रकार या फिर हम कह सकते हैं कि जैव पदार्थ जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में होगा। पतझड़ में उतना नहीं होगा, ना तो कटीली झाड़ियों में होगा, ना रेगिस्तानी झाड़ियों में होगा फ्रेंड्स। तो वो कहाँ पे होगा? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में होगा। अब अगला देखिए, यहाँ पर सूची दी गई है, सूची 1, सूची 2। एक तरफ दिया गया है राज्य और दूसरी तरफ दिया गया है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। अब राज्यसभा के सदस्यों आप जानते हैं कि जो हमारे प्रदेश हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश है ना, दिल्ली और जो अपना पुडुचेरी है, यहाँ से राज्यसभा में सदस्य जाते हैं। तो जो ये राज्यसभा में सदस्य जाते हैं तो वही राज्यसभा सदस्यों की यहाँ पे संख्या और उसकी बात कर रहा है। तो कह रहा है, देखिए एक तरफ राज्य है तो राज्य में क्या? गुजरात, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा। एक तरफ दिया है गुजरात के सामने 9, कर्नाटक के सामने 11, केरल के सामने 12 और उड़ीसा के सामने 10। तो फ्रेंड्स इसको हम देखते हैं। तो देखिए गुजरात की जो संख्या है, अगर हम साधारण सभा से देखते हैं तो गुजरात में कितना? 11 है, कर्नाटक में कितना है? 12 है, और केरल में कितने पाए जाते हैं फ्रेंड्स? 9, और ये उड़ीसा 10। मतलब कि इनकी जो संख्या है इस प्रकार से, मतलब गुजरात में 11 राज्यसभा में, और कर्नाटक से 12 जाते हैं, केरल से 9 जाते हैं, उड़ीसा से 10 जाते हैं। तो इसको इस प्रकार से आप मार करके, इसका कूट नीचे दिया है, आप इसको क्लिक करके सही कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। अगला देखिए क्या है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ वनों का टाइप दिया गया है और एक तरफ दिया गया है प्रदेश या फिर के स्थान दिया गया है। तो पहले उसमें देखिए क्या है, उष्ण कटिबंधीय वन, फिर दूसरा है शंकु वृक्ष वन, कच्छ वनस्पति, पतझड़ वन,
और इस तरफ दिया है सुंदरवन, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, साइलेंट वैली। अब देखिए यहाँ पर हमें मार्क करना है, तो उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? इनमें से साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। साइलेंट वैली कहाँ पे है ये भी पूछता है फ्रेंड्स। तो साइलेंट वैली कहाँ पे? कर्नाटक, वो नीचे हम जाते हैं जब अपना केरल, तो वहाँ पे है साइलेंट वैली। कहाँ पे? केरल में है। शंकुधारी वृक्ष ये कहाँ पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे थोड़ा सा पर्वतीय क्षेत्र में। तो इनमें से देखिए पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? सुंदरवन, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो ये कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में। तो शंकुधारी वृक्ष कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में पाए जाएंगे। कच्छ वाली वनस्पतियाँ जो कि हमारे समुद्र के किनारे होती हैं, वह कहाँ पे पाई जाएंगी? तो वो कहाँ पाई जाएंगी? तो इनमें सुंदरवन में पाई जाएंगी। और पतझड़ वन जो एक वर्ष में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, वो कहाँ पाए जाएंगे? राजस्थान में। तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से फ्रेंड्स मैच कर लेंगे और फिर इसका जो भी यहाँ पे कूट है उसको हम टिक कर लेंगे। अगला देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न है भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? पॉलिटी का क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि जो भारत है और अमेरिका है, तो राजनीतिक रूप से कौन सी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो दोनों के बीच में समानताएं रखती हैं? ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। अब देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अवशिष्ट शक्तियां तो केंद्र के पास हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो राज्यों के पास हैं। तो यहाँ पर ये समान पूछ रहा था, तो ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। अगला देखिए, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं। तो भाई राज्यों के पास वहाँ हैं लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, तो समानता नहीं रह गई। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अगला देखिए, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो है। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली हमारे यहाँ भी पॉकेट वीटो है और अमेरिका में भी पॉकेट वीटो है। तो ये दोनों के लिए क्या हो गया? सही हो गया। अगला देखिए, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। अब हमारे यहाँ उच्च सदन में तो मनोनीत सदस्य होते हैं 12। उच्च सदन का मतलब क्या है भाई? लोकसभा राज्यसभा होती है। तो यहाँ पर लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन है। तो उच्च सदन में क्या 12 मनोनीत सदस्य होते हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन क्या यही चीज अमेरिका में होती है? तो नहीं फ्रेंड्स, अमेरिका में उच्च सदन में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। वहां पर 50 राज्य हैं। अमेरिका में कितने हैं? 50 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य वहां पर आते हैं। तो वहां पर वो निर्वाचित होके दो आ जाते हैं प्रत्येक राज्य से और वहां पर उच्च सदन का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से वहां मतलब कि मनोनीत नहीं होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मनोनीत होते हैं। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो इस प्रकार से तीसरा सिर्फ सही है। और हमारे देखिए कूट भी जो दिए हैं, तो कूट में जो भी तीसरा है उसको आप मार्क कर लीजिए। तो ये कूट दिया है, पहले में ही दिया है कि केवल तीसरा, तो यही अपना सही हो जाएगा। अगला देखिए, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक में कथन है और एक में उसका कारक होगा। तो देखिए इसमें से क्या है? पहला अभिकथन दिया है, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। दूसरा क्या नीचे देखिए, अगर हम जाते हैं तो दिया है, कारक में दिया है, आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। तो अब यहाँ पर देखिए, ये तो हमें मालूम है कि जब भी चुनाव की घोषणा हो जाती है तो आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, तो उनको पालन करना होता है। तो इसका मतलब ये सही है। लेकिन यहाँ पर इसमें आते हैं, आदर्श आचार संहिता जो है वो संसद के द्वारा अधिनियमित की गई है? नहीं, वो किसके? चुनाव आयोग के द्वारा अधिनियमित की जाती है। तो इस प्रकार से आर गलत है और ए सही है। तो यहाँ पर हम कूट में देखेंगे तो हमें ये नजर आ जाएगा कि क्या ए सही था? तो ए सत्य है और आर गलत है। तो ये तीसरा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ? राज्यसभा का ऑप्शन है 1950, 1951, 1952 और 1953। तो राज्यसभा का गठन कब हुआ है फ्रेंड्स? ये हुआ है 1952 में। आप जानते हैं कि देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ फिर इसके बाद में चुनाव हुए, तो चुनाव क्या हुआ था कि 51-52 में चुनाव हुए।
51-52 में जब चुनाव हुए तो चुनाव होने के बाद में फिर राज्यसभा का गठन किया गया, लोकसभा का गठन किया गया, तो ये सारा कुछ हुआ। और यदि हम बात करें कि इसकी पहली बैठक कब हुई थी, तो फ्रेंड्स 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। मतलब 13 मई को इसकी पहली बैठक हुई थी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार। अब देखिए, जो संसद के सदस्य होते हैं उनका कुछ सामूहिक विशेषाधिकार होता है, तो इनमें से बोल रहा है कि कौन सा सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। जैसे ऑप्शन दिया है, चर्चा एवं प्राकृतिक की स्वतंत्रता। अगला है संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार। फिर दिया है साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। और चौथा दिया है अपरिचितों को सदन से बाहर रखने की विशेषाधिकार। मतलब कि देखिए, ये जो इसका डी ऑप्शन है, अपरिचितों को बाहर रखने की जो बात कही गई है, या फिर ये जो अधिकार है ये अध्यक्ष का होता है ना, कि किसको वो भाषण के लिए मतलब परमिशन दे, किसको ना दे, किसको दूर रखे उससे। तो इन सारी चीज़ों का जो अधिकार होता है वो अध्यक्ष के पास होता है, ना कि संसद सदस्यों के सामूहिक अधिकारों का ये भाग है। अगला देखिए, अभिकथन दिया है और कारक दिया है। अभिकथन में क्या दिया है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र जो है वो सीमित है। और दूसरा दिया है, भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। अब देखिए, इसी प्रकार से अब यहाँ पे है वही कि ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा दिया है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। फिर तीसरा है ए सही है, आर गलत है। चौथा है ए गलत है, आर सही है। तो देखिए, यहाँ पर इसको देखें अगर, तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था जो है वो एक सीमित है, ये बात सही है। अगला है, भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। उधार की वस्तुओं का मतलब ये है कि हमने कुछ बाहर से लिया है, तो हाँ लिया है, ये भी सही है। लेकिन अब देखिए, क्या ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर वाली व्याख्यायित कर रहा है? नहीं, ये व्याख्यायित नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम अगर जाएं तो क्या होगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ऑप्शन ये सही होगा। अब यहाँ पर थोड़ी एक चीज और देखते हैं हम। देखिए, ये जो न्यायिक पुनरीक्षण है ये क्या चीज है? आप जानते हैं कि जब भी हमारी विधायिका कोई कानून बनाती है, तो कानून बनने के बाद में राष्ट्रपति अगर उसमें मान लीजिए साइन कर देता है, तो ये हुआ कि हाँ ये कानून बन गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर उसमें से कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कि हमारे संविधान के मूल ढांचे को डिस्टर्ब करते हैं, तब उस केस में क्या होता है कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, उसको न्यायिक समीक्षा कर सकती है, मतलब कि उसको रिव्यू कर सकती है। तो वही ये न्यायिक पुनरीक्षण कहलाता है, और इसको हमने अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किया है फ्रेंड्स। और देखिए, ये चीज़ है कि हाँ भाई, हमने कुछ चीज़ें तो ली हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें हमने अन्य संविधानों से ली हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन इसकी जो व्याख्या है, स्पष्टीकरण, वो नहीं था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? मतलब अंतरराज्यीय परिषदें जो बनाई जाती हैं, तो अंतरराज्यीय परिषदों का गठन कौन करता है? ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स, जो ये अंतरराज्यीय परिषदें होती हैं, इनका गठन करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। अब देखिए, ये जो अंतरराज्यीय परिषदें हैं ये क्यों बनाई गई? इनका काम ये है कि राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना, और साथ साथ में राज्यों और केंद्र के बीच में समन्वय स्थापित करना। इसके लिए अंतरराज्यीय परिषदों का निर्माण किया जाता है। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट द्वारा उत्तर करना है हमें। तो देखिए, इसमें से कथन क्या है? राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है। ये बात सही है कि गलत है? ये बात सही है। राज्यपाल नहीं करता है, वो सिर्फ सिफारिश करता है, लेकिन राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। तो इस प्रकार से ये मतलब कि राज्यपाल नहीं करता है, तो ये बात क्या सही हो गई, एक कथन सही हो गया। अगला देखते हैं, वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। अब क्या राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा नहीं है? नहीं फ्रेंड्स, वो विधानमंडल का हिस्सा है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो एक सही था, दो गलत हो गया। अगला देखिए, उन्हें विधान परिषद के कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। तो देखिए, विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल को है, बिल्कुल है। तो इस प्रकार से दो भी क्या हो गया, सही हो गया। अगला देखिए, उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, ये गलत है। उनके पास कोई ना कोई न्यायिक शक्ति है। तो इस प्रकार से ये 1 और 3 है ना, ये सही है। तो या इस कूट को देख लेंगे हम, तो इस कूट में देखिए ये है आया, बी आया 1 और 3, तो यही सही हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सरकारीय आयोग का सदस्य था? सरकारीय आयोग, सरकारीय आयोग देखिए क्या क्यों बनाया गया था? जो हमारा केंद्र राज्य संबंध है, तो केंद्र राज्य संबंध को निर्धारित करने के लिए सरकारीय आयोग बनाया गया था। इस सरकारीय आयोग का जो गठन है वो 1983 में किया गया था फ्रेंड्स, 1983 में किया गया था। और सच तो ये है कि ये एस.आर. सेन की अध्यक्षता में किया गया था। तो सरकारीय आयोग एस.आर. सेन की अध्यक्षता में 1983 में इसका गठन किया गया था, और इन्होंने 87 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ये सदस्य की बात कर रहा था, तो एस.आर. सेन इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ये गलत है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है उसी को हमें क्या करना है, बताना है। तो देखिए, इसमें से पहला क्या दिया है, नीति निनुमोदन प्रस्ताव है। मतलब नीति निनुमोदन प्रस्ताव क्या है? बजट की मांग को घटाकर 1 रुपये कर देना। बजट की मांग, अब देखिए बजट क्या है कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 112 इसमें बजट की बात की गई है, कि जो अपना ब्यौरा है पूरा, उसकी बात अनुच्छेद 112 में की गई। अब उसमें से जब बजट पेश किया जाता है, तो जो विपक्षी पार्टी है उसमें कई सारे सवाल खड़े करती है। वही जो सवाल हैं, उन्हीं सवालों में से ये सवाल हैं, और उनका अर्थ क्या है, ये चीज़ है कुल मिला के प्रश्न में। तो नीति निनुमोदन प्रस्ताव, नीति निनुमोदन प्रस्ताव क्या होता है कि बजट की मांग को घटाकर 1 रुपये कर देना, इसे ही कहते हैं नीति निनुमोदन। तो अर्थात ये सही है, हमें जो सही नहीं है उसको छांटना था। ठीक है, तो ये तो आप सही मतलब अपना आंसर नहीं होगा। अगला देखिए, मितव्ययिता प्रस्ताव। मितव्ययिता प्रस्ताव, बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए, तो ये भी फ्रेंड्स क्या है, सही है। अगला देखिए, सांकेतिक प्रस्ताव क्या होता है? बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिए जाएं, ये भी सही है। तो इसमें से फिर यही सही नहीं है, अर्थात यही अपना आंसर होगा। लेकिन अब देखिए इसमें दिया क्या है, लेखानुदान। लेखानुदान क्या है? बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना, इसे ये कह रहे हैं लेखानुदान। लेकिन लेखानुदान ऐसा नहीं होता। लेखानुदान क्या होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए, अगर हमें खर्च के लिए कुछ पैसे चाहिए, अगर सरकार को शॉर्ट टर्म के लिए कुछ खर्च के लिए पैसे चाहिए, तो वो लेखानुदान लाता है, और लेखानुदान के माध्यम से उसको कुछ पैसे मतलब कि जो अपनी संचित निधि है उससे पैसे मिल जाते हैं, तो इसे कहते हैं लेखानुदान। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा था कि बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित कर देना, तो ये गलत था। तो यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। अगला देखिए, फिर से एक कथन और कारक है फ्रेंड्स, है ना। देखिए, तो कथन में क्या दिया है, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में अक्षम है, और दूसरा दिया है मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेट विद्यमान रहता है। ये चीज़ें दी हैं। तो देखिए, कथन में दिया है कि सेलुलोज के पाचन के लिए मनुष्य का जो शरीर है वो एबल नहीं है, मतलब कि मनुष्य का शरीर इसका पाचन नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ सही है, मनुष्य का शरीर जो है वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। दूसरा देखिए, यहाँ पे कारक में क्या है, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेट विद्यमान रहता नहीं, ये विद्यमान नहीं रहता है। जब ये विद्यमान नहीं रहता है तभी तो सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। तो इसके हिसाब से देखिए वही कथन कारक वाला है,
तो इसका मतलब ये सी सही है, मतलब ए सत्य है और आर असत्य है। थोड़ा और इसके बारे में देखते हैं। जो ये सेलुलोज होता है फिर, तो देखिए जो पूंछ वाले प्राणी होते हैं, पूंछ वाले जैसे अपनी गाय है, भैंस है, बकरी है, तो इन सब में सेलुलोज पाचन की क्षमता होती है। लेकिन हमारे पास सेलुलोज की पाचन की क्षमता जो है वो खत्म हो गई है, क्योंकि आप देखिए हमारे पास पूंछ नहीं है, पूंछ की सिर्फ अवशेषी अंग के रूप में विद्यमान है। तो इसलिए जो पशु होते हैं उनमें सेलुलोज की पाचन की क्षमता होती है, लेकिन मनुष्य में सेलुलोज की पाचन की क्षमता नहीं होती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? बहुलक ऑप्शन है बैकेलाइट, रेशम, केवलार, लेक्सान। तो यहाँ पर देखिए रेशम जो है वो क्या है? प्राकृतिक बहुलक है ना, प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है। अगला देखिए, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी ये बताना है, और यहाँ पर ऑप्शन है 1994, 1995, 1996 और 1997। तो इसकी स्थापना की गई थी 1996 में। ये है कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और इसकी जो स्थापना है वो 1996 में की गई थी। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला देखिए, सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग दर्द महसूस नहीं करेगा? ऑप्शन दिया है यहाँ पर त्वचा, मस्तिष्क, हृदय और नेत्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मस्तिष्क में अगर हम सुई चुभोएं तो उसको दर्द का अनुभव नहीं होगा। ऐसा क्यों? देखिए वैसे तो हमें ये लगता है कि मस्तिष्क ही तो सारी चीज़ों का सेंसेशन प्राप्त करता है, लेकिन सच ये इसलिए नहीं है फ्रेंड्स कि जो मस्तिष्क का मुख्य भाग है वो इन चीज़ों को केंद्रित नहीं करता है। हमारी जो ये रीढ़ है, तो रीढ़ की हड्डी मेरुरज्ज का जो पॉइंट मस्तिष्क से जुड़ा रहता है, अगर ये हम ये कहें ये रीढ़ रज्जु है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है जो कि सेंसेशन से संबंधित होती हैं। तो इसलिए मस्तिष्क क्या है कि अगर वहाँ पर हम निडल चुभोएं, सुई चुभोएं, तो उसको महसूस नहीं होगा। बाकी देखिए त्वचा, हृदय या अन्य कहीं पे करेंगे तो इसकी जो सेंसेशन की प्रक्रिया है वो इधर चली जाएगी, लेकिन अब यहाँ इसको महसूस करना है और इनकी जो क्रिया रेखा है ऊपर की ओर है, लेकिन मस्तिष्क तो इसके ऊपर बैठा है, तो यहाँ पर ये सेंसेशन महसूस नहीं कर पाएगा। बाकी ये जो पॉइंट नीचे की जो चीज़ें हैं इधर से तो यहाँ की ओर क्या होंगी? सेंसेशन पहुँच जाएगा, यूनिडायरेक्शन इसका सेंसेशन पहुँचता है। अगला देखिए, बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। ठीक है, एक तरफ हार्मोन दिया है, एक तरफ उसके कार्य दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन रक्त शर्करा नियंत्रित करता है, ये बात सही है, ये सुमेलित है। अगला देखिए मेलाटोनिन। मेलाटोनिन निद्रा नियंत्रण करता है, हाँ बिल्कुल ये निद्रा को नियंत्रित करता है फ्रेंड्स। अगला देखिए ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये क्या है कि जो स्तन ग्रंथि है, स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का निस्तारण करता है, बिल्कुल करता है, ये भी सही है। गैस्ट्रिक रक्तचाप का नियमन करता है, नहीं, गैस्ट्रिक रक्तचाप का नियमन नहीं करता है। ये क्या करता है कि जो हमारी पाचन क्रिया है, पाचन क्रिया में जो प्रोटीन का पाचन है उसको ये नियंत्रित करता है, प्रोटीन के पाचन में ये सहायक होता है गैस्ट्रिक। अब यहाँ पर देखिए जो इंसुलिन है, इंसुलिन आप जानते हैं कि हमारा जो अग्नाशय है, अग्नाशय में अल्फा बीटा गामा ये मतलब उसकी पुटिकाएं पाई जाती हैं अंदर, तो उसमें से जो उसकी सेल्स हैं, मतलब कि जो बीटा सेल्स हैं वो किसका श्रावण करती हैं? इंसुलिन का करती हैं। और इंसुलिन क्या करता है? ये रक्त के शर्करा को नियंत्रित करता है। हमें जब शुगर हो जाता है ना, तो शुगर इसी कारण हो जाता है फ्रेंड्स, अगर इंसुलिन का स्राव पर्याप्त नहीं होता है तो शुगर हो जाता है, क्योंकि वो शर्करा नियंत्रित नहीं हो पाती। मेलाटोनिन, मेलाटोनिन निद्रा के लिए आवश्यक है हमारी, जिसको हम पिट्यूटरी ग्रंथि होती है फ्रेंड्स, तो वो पिट्यूटरी ग्रंथि और जब इधर मस्तिष्क में है वही क्या करती है? ये मेलाटोनिन का स्रावन करती है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जब माताएं या फिर ये कहें पशु में जो भी माताएं हैं, गाय हैं, भैंस हैं, जब वो अपने बच्चों को दुग्ध पान कराती हैं तो वो दुग्ध नीचे उतर आता है। वो इसीलिए उतर आता है क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है, और ऑक्सीटोसिन जैसे ही हार्मोन स्रावित होता है तो वो जो दुग्ध है वो मतलब उसका निस्तारण होने लगता है।
अगला देखिए, इसी प्रकार से एक चीज़ और इसमें फ्रेंड्स बताना चाहूँगा कि जैसे जब आप देखते होंगे कि जानवरों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं दूध निकालने के लिए, वो इसी के लगाए जाते हैं ताकि वो दूध को क्या करें, रिलीज कर दें। ऑक्सीटोसिन जैसे उनकी शरीर में पहुंचता है तो वो दूध को उनकी जो पकड़ने की उसकी कैपेसिटी है वो छूट जाती है, तो दूध अपने आप थनों में उतर आता है और उसको फिर लोग निकाल लेते हैं। अगला देखिए, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है? जैसे अपनी जो एलपीजी गैस है, सिलेंडर को अगर हम खोल देते हैं तो हमें दुर्गंध समझ में आने लगती है। तो दुर्गंध क्यों समझ में आती है? ऑप्शन है मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और इथाइल मरकैप्टन। तो इथाइल मरकैप्टन उसमें मिला दिया जाता है, वैसे उसकी कोई गंध नहीं होती है। अगर हम ये बात करें कि उसकी गैस की रियल गंध क्या है, तो रियल गंध उसकी कोई भी नहीं होती फ्रेंड्स। लेकिन अगर हम उसमें से ये मिथाइल मरकैप्टन ना मिलाएं तो पता चले कि गैस पूरी की पूरी लीक हो जाए, हमें पता ही ना चले, तो इसलिए उसमें मिथाइल मरकैप्टन मिला दिया जाता है ताकि हमें पता चले। और ये जो गैस होती है फ्रेंड्स, ये ब्यूटेन प्रोपेन का जो मिश्रण है ये होती है एलपीजी गैस। अगला देखिए, निम्नलिखित में किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन है हिरण, गीदड़, जेबरा और घोड़ा। तो खुर किस में नहीं पाए जाते हैं? गीदड़ में नहीं पाए जाते हैं, इनमें पंजे पाए जाते हैं, है ना। जो गीदड़ है, जैसे अब हम ये कहें कि बाघ में क्या पाया जाता है, क्या खुर पाया जाता है? नहीं, उसमें पंजा पाया जाता है। और अगर हम बात करें जैसे ये घोड़ा है, बैल है, तो इन सब में क्या है, खुर पाए जाते हैं, है ना। अगला देखिए, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? मतलब फलों में क्या पाया जाता है? माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज या फिर फ्रक्टोज। तो फ्रेंड, फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है। इनका मीठापन किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण होता है, और ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला देखिए, यूरिया है, ऑप्शन दिया है यूरिया है, और ऑप्शन में क्या है? एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक, एक पादप हार्मोन, एक ऊर्जा शोषी पदार्थ। तो यूरिया क्या है? यूरिया है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? अनुवांशिक रोग कौन सा निम्न में से नहीं है? ऑप्शन है रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफीलिया और रणता। तो इनमें से देखिए, जो रतौंधी है ये रोग अनुवांशिकी नहीं है। मतलब कि अनुवांशिकी का मतलब ये है कि ऐसे रोग जो हमें हमारे पूर्वजों से हायरार्की के रूप में मिल रहे हैं, उन्हें अनुवांशिक रोग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रतौंधी रोग है, ये रतौंधी रोग हमें अनुवांशिकी नहीं मिलता है। ये कैसे होता है कि आप जानते हैं रतौंधी में रात में कम दिखाई देने लगता है। तो हमारी आँखों में फ्रेंड्स जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, वो लाल रक्त कणिकाएँ जब किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने में या प्रक्रिया करने में अक्षम हो जाती हैं, तो उसी लिए ये रतौंधी रोग हो जाता है। तो ये रतौंधी रोग आँखों का रोग है, जो कि अनुवांशिक रोग नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं उसी को बताना है हमें। विटामिन B12 प्रति अरक्तता का कारक है, विटामिन C प्रति स्कर्वी कारक, विटामिन D वंध्यता रोधी कारक, और विटामिन K प्रति रक्तस्रावी कारक। अब देखिए यहाँ पे इसमें देखिए, ये विटामिन D जो है ये वंध्यता रोधी कारक दिया है, लेकिन ये वंध्यता को थोड़े ना खत्म करता है विटामिन D। विटामिन D क्या करता है कि जो हमारा सूखा रोग होता है, या फिर कहें कि जो स्कर्वी रोग होता है, तो उसके लिए ये कारक है, सूखा रोग के लिए कारक है। लेकिन ये रोग जो वंध्यता को थोड़े ना खत्म करता है, तो यही ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अब वंध्यता कैसे खत्म होती है? विटामिन E जिसको कहते हैं टोकोफेरॉल, विटामिन E टोकोफेरॉल जो जिसको मतलब कहते हैं रासायनिक नाम में, तो ये जो होती है ये बंधता के कारक को दूर करती है। बंधता का मतलब क्या? जैसे किसी को बच्चे नहीं होते हैं तो वो बंधता कारक है, तो बंधता कारक को दूर करने के लिए विटामिन E आवश्यक होती है। तो यही अपना सही हो जाएगा। बाकी देखिए, विटामिन B12 जो है ये अरक्तता का मतलब अरक्तता को दूर करता है, विटामिन C
इस स्कर्वी को दूर करता है। और विटामिन डी अगर कहें तो वो रिकेट्स रोग जो होता है उसके मतलब यूज में, सूखा रोग जिसे कहते हैं, ठीक है, तो उसको हमें मतलब यूज में आता है। और विटामिन के को आप जानते हैं कि रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। अगला देखिए, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो संपूर्ण विद्युत खर्च कितना होगा। देखिए ये थोड़ा सा मैथमेटिकली क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। देखिए जो हमारे घर हैं तो घरों में क्या होता है कि वाट घंटा के रूप में हम बिजली को मापते हैं कि 1 वाट घंटा, 2 वाट घंटा, और जो 1 वाट घंटा होता है सच में वही 1 यूनिट होता है। तो देखिए अब क्या किया गया है यहाँ पे कि 100 वाट हैं। अब 100 वाट के कितने 5 बल्ब हैं, तो पहले अगर हम वाट को ही देखें तो 100 वाट, देखिए 100 गुणे 5, तो इस प्रकार से कितना हो गया 500 वाट हो गया, ठीक है। अब कितने 20 घंटे जलाए जा रहे हैं तो गुणे 20 कर दो इसका। अब देखो आप अगर इसका मतलब कैलकुलेट करो तो 3 0 ये और 10। अब देखिए ये कितना आ गया, ये आ गया फ्रेंड्स अपना 10,000 यूनिट, वो 10,000 आ गया, 10,000 वाट। अब 1 वाट घंटा जो होता है वो 1000 का होता है। कितना होता है, 1 वाट घंटा 1000 का होता है। तो आप इसमें 1000 का भाग दे देंगे, तो जैसे 1000 का भाग देंगे 3 0 कट जाएगी तो कितना आ जाएगा 10 यूनिट आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर एक सुरंग में 100 वाट क्षमता के बल्ब जल रहे हैं और 5 बल्ब जल रहे हैं तो अगर 20 घंटे जलेंगे तो वो कितना 10 यूनिट बिजली क्या कर देंगे, खर्च कर देंगे। अगला देखिए, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। मतलब ये है कि देखिए 100 ग्राम चीनी है आपके पास में, आपने आधा लीटर पानी में उसको क्या करना है, घोलना है। तो घोलने के बाद में उसमें से कौन सी चीज नहीं बदलेगी ये आपको बताना है। ऑप्शन में क्या दिया है, द्रव्यमान, घनत्व, सांद्रता, आयतन। तो फ्रेंड्स क्या नहीं बदलेगा, उसका आयतन नहीं बदलेगा। मतलब कि अगर आप एक बीकर लें या डब्बा लें, कुछ भी लें, उसमें से अगर इधर तक पानी है, अब आप इसमें अगर शक्कर घोल दें तो उसका जो आयतन है ना वो आगे थोड़े ना बढ़ेगा, वो तो बस उसकी सांद्रता ज्यादा होती जाएगी। तो इस प्रकार से उसका आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला देखिए, आयोडीन की कमी से मतलब कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है रतौंधी, कर्क रोग, घेंगा रोग, अस्थि सुस्थिरता। तो यहाँ पर देखिए आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा रोग होता है ना। ग्वाइटर, घेंगा, ये जो गले में हो जाता है, गले की जो ग्रंथि फूल जाती है, वही घेंगा रोग है। अगला देखिए, एक कटा हुआ हीरा चमकता है ना, जगमगाहट के साथ में चमकता है। क्यों चमकता है। ऑप्शन दिया है कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, तीसरा है इसकी आणविक संरचना के कारण, और चौथा दिया है प्रकाश के अवशोषण के कारण। तो फ्रेंड्स जो ये कटा हुआ हीरा होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब क्रांतिक कोण का मान ज्यादा हो जाता है 90 से, तब वो मतलब कि क्या होता है, वो चमकता है। उसकी एक सीमा से जैसे ही उसका क्रांतिक कोण बढ़ता है तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगता है और वो चमकने लगता है। इसी प्रकार से जो टूटा हुआ कांच चमकता है ना, हीरा चमकता है, या फिर और भी चीजें जो भी होती हैं वो इसी प्रकार से चमकती हैं। और एक चीज वो भी, जब आप मृग मारीचिका का बनना जो होता है फ्रेंड्स, वो भी इसी कारण से बनती है, मृग मारीचिका। अब देखिए यहाँ पे एक तरफ उत्पाद दिया है और एक तरफ स्रोत दिया है। हमें सूची 1 से सूची 2 को क्या करना है, मिलान करना है फ्रेंड्स। एक तरफ देखिए दिया है अफीम, हींग, रबर, कुनैन, और एक तरफ दिया है छाल, जड़, फल और तना। तो हमें ये देखना है कि कौन सी चीज कहाँ से प्राप्त होती है। देखिए अफीम की बात करते हैं। अफीम कहाँ से प्राप्त होती है, अफीम प्राप्त होती है फ्रेंड्स फल से। कैसे, एक पोस्ता आपने नाम अगर सुना हो, ये मतलब खाद्य सामग्री में, सूखे मेवों में भी ये प्रयोग किया जाता है पोस्ता। तो पोस्ता की जो वो लगाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं, तो उन्हीं में क्या किया जाता है कि उनके जब अधपके फल होते हैं उनमें चीड़ा लगा दिया जाता है और उनसे उनके जो उनसे दूध निकलता है वो जम के और फिर अफीम बन जाता है। तो ये अफीम किससे बनता है, फल से बनता है। हींग किनसे बनता है, हींग फ्रेंड डहेलिया की जड़ों से बनता है। रबर कैसे बनता है, रबर देखिए, रबर
जो अपना पेड़ होते हैं उन पेड़ों के तनों में से काट के निकाला जाता है, उनको बाल्टी नीचे लटका दी जाती है और उनका वो रबर का दूध भरता रहता है और वो बन जाता है। कुनाइन कैसे बनती है? छाल से बनती है। तो इस प्रकार से कुनाइन छाल से, सिनकोना जो वृक्ष होता है ना, सिनकोना वृक्ष की जो छाल होती है वही कुनाइन का मतलब प्रयोग में आती है। और कुनाइन की दवाई किस में आती है? मलेरिया के उसमें प्रयोग की जाती है। और एक बात आपको और बता दें कि अभी जो ये अपना कोविड-19 है, तो कोविड-19 में भी इस कुनाइन से बनी दवाओं को प्रयोग किया गया था, क्योंकि ये कुछ सहायक उसमें सिद्ध हो रही थी। तो इस तरह जो भी कूट होगा फ्रेंड्स आप उसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, मुख्य तो अपना जानना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि जो अंगूर है, इमली है या फिर केला है, तो इनमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इनमें पाया जाता है फ्रेंड्स टार्टरिक अम्ल, ठीक है। अब एसिटिक अम्ल की अगर बात करें तो एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? जो सिरका में पाया जाता है। सिरका जो अचार में डाला जाता है, अचार के संरक्षण का काम करता है, वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में? दूध में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो नींबू वाले चीजें हैं ना, नींबू है, संतरा है, इन सब में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और इमली वगैरह में किस में क्या पाया जाता है? टार्टरिक पाया जाता है। अगला देखिए, मोबाइल चार्जर होता है। मोबाइल चार्जर क्या होता है? ऑप्शन है एक इन्वर्टर, एक यूपीएस, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ये जो मोबाइल चार्जर है, ये मोबाइल चार्जर क्या है फ्रेंड्स? तो मोबाइल चार्जर होता है एक अपचाई ट्रांसफार्मर। ये क्या होता है? एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। अगला देखिए, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर, मतलब कि जब जैसे स्टोन नहीं पड़ जाती, अपेंडिक्स पथरी हो जाती है, तो पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसके पाचन में प्रभावित करता है? मतलब किसके पाचन को प्रभावित करता है? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक अम्ल। तो पित्ताशय में अगर पथरी पड़ हो गई है ना, तो वो क्या होगा? वसा के पाचन में परेशानी करेगा। कैसे? अब देखिए, आप जानते हैं कि जो हमारा यकृत होता है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत स्रावित करता है क्या? पित्त स्रावित करता है। और ये पित्त एक थैली में आके इकट्ठा होता है, फिर ये पित्त जाता है भोजन में। तो जब ये भोजन हमारा आमाशय से जब छोटी आंत में जैसे ही जाता है, तो वहाँ पे उसमें पित्त मिलता है। और ये पित्त की प्रकृति क्षारीय होती है, और पित्त क्या करता है कि वसा को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। इसे वसा का इमल्सीकरण कहते हैं। तो ये भी फ्रेंड्स आप कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वसा का इमल्सीकरण क्या है या फिर इसके पाचन में कौन सहायक है, तो आप उसको बता सकते हैं फ्रेंड्स कि कौन है वहाँ पर। न्यूक्लिक अम्ल इसके पाचन में, यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल नहीं, ये वसा के पाचन में जो पित्ताशय है या पित्तरस है वो सहायक है। अगर पित्ताशय में अगर पथरी हो गई है तो उससे दिक्कत क्या होगी कि हमारा वसा का पाचन जो है वो सही से नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स। अगला देखिए, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? मतलब यहाँ पर जो ईंधन दिए गए हैं, इन ईंधनों में से पर्यावरण के प्रदूषण में, मतलब कि ये कहें कि पर्यावरण को प्रदूषित कौन नहीं करेगा? हाइड्रोजन, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला। तो हाइड्रोजन जो है फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्वच्छ ईंधन माना जाता है और ये भविष्य का ईंधन भी माना जाता है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के मिश्रण से हम ऊर्जा पैदा करेंगे और ऊर्जा उससे ज़्यादा भी निकलेगी और उसमें से क्या है, उसका जो अवशिष्ट है वो जल मिलेगा, और जल कोई प्रदूषित नहीं है। अगला देखिए, टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो हमारा जो डिश छतरी लगी होती है टीवी वाली, तो वो अगर बरसात हो रही है तो उसके सिग्नल प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं। उसका कारण क्या है ये आपको बताना है। एंटीना छोटा होता है। दूसरा दिया है वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं। तीसरा दिया है वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित कर देती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दूसरा और तीसरा सही है। एंटीना छोटे होते हैं, ये कोई विशेष महत्व नहीं रखता है, लेकिन
वर्षा होने से क्या होता है कि जो रेडियो तरंगों की जो ऊर्जा आ रही है वो वर्षा की बूंदें उसको अवशोषित कर लेती हैं और उसकी दिशा भी क्या होता है, विपरीत हो जाती है या इधर उधर हो जाती है। तो दूसरा तीसरा सही है, तो इसको कूट के हिसाब से सही करना था, तो हम इसको कूट के हिसाब से सही कर लेंगे और तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो शरीर के अनुपात में किसका मस्तिष्क सबसे बड़ा है? देखिए, चींटी, हाथी, डॉल्फिन और मानव। तो यहाँ पर जो चींटी होती है ना, इसका शरीर के अपेक्षाकृत जो मस्तिष्क है वो फ्रेंड्स बड़ा होता है। अगला देखिए, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जाता है। आप जानते हैं कि हम जो कृत्रिम उपग्रह हैं वो अंतरिक्ष में भेज देते हैं। अब हम उनको पृथ्वी से ट्रैक कैसे करते हैं? वो मतलब अंतरिक्ष में गुम तो हो सकते हैं लेकिन वो गुम नहीं होते हैं। तो ऐसा हम क्या करते हैं? तो देखिए, ऑप्शन है यहाँ पे डॉपलर प्रभाव, रडार द्वारा, सोनार द्वारा और पल्सर द्वारा। तो फ्रेंड्स उनको हम क्या करते हैं? डॉपलर प्रभाव के माध्यम से उनको हम क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं कि वो कहाँ पर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? तो परम गरीबी की परिभाषा संयुक्त राष्ट्र संघ ने फ्रेंड्स कब अंगीकृत की थी? ये किया था उन्होंने 1995 में। अब यहाँ पर उन्होंने 1995 में किया। अब ये परम गरीबी है क्या? देखिए, अगर किसी व्यक्ति के खाने के लिए भी राशन नहीं उपलब्ध हो पा रहा पर्याप्त, उसके लिए घर उपलब्ध नहीं है रहने के लिए, उसको स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है, उसके लिए मतलब कि ये कहें कि टॉयलेट नहीं बने हैं, तो अगर ये सारी समस्याएं हैं तो उसे ही परम गरीबी संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा था और इसको उन्होंने 1995 में इंडिकेट किया था। अगला देखिए, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालक्रम के अनुसार में व्यवस्थित करके नीचे कूट में उत्तर देना है। आपको ये बताना है कि ये जो देखिए यहाँ पे 4 वो दी गई हैं, योजनाएं दी गई हैं और 4 योजनाओं में से कौन सी योजना किस क्रम में आई है उसी के हिसाब से हमको इसको सेट करना है। ऑप्शन दिया है सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, मेक इन इंडिया योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो किस हिसाब से, देखिए अगर हम जाएं यहाँ पर तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो सबसे पहले फ्रेंड्स प्रधानमंत्री जन धन योजना चालू की गई इन दी गई उसमें से। क्यों? क्योंकि ये चालू की गई थी फ्रेंड्स 28 अगस्त 14 को, है ना, 2014, 28 अगस्त 2014 को ये शुरू की गई थी। तो इसलिए इसका मतलब क्या है कि ये पहले नंबर पे है। इसके बाद में दूसरी जो योजना थी फ्रेंड्स वो थी अपनी योजना मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया योजना जो है ये शुरू की गई थी 25 सितंबर 2014। तो दूसरी ये हो गई, मतलब कि पहले चौथा फिर ये वाला हो गया। इसके बाद में फ्रेंड्स आई थी सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना जो ये पहले यहाँ पर दी गई है तो ये आई थी और ये सुकन्या समृद्धि योजना 29 जनवरी 2015 को लागू की गई थी। इसके बाद में अटल पेंशन योजना 9 मई को लागू की गई थी, 9 मई 2015 को। तो इस प्रकार से ये भाई पहले ये हो गया, फिर ये हो गया, है ना, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये अपना चौथा हो गया। तो इसका ये अपना कूट जैसे है हम सेट कर लेंगे। अगला देखिए, फिर से सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है और कूट के माध्यम से हमें आंसर करना है। तो अब देखिए इसमें से दिया गया है कि एक तरफ ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक तरफ दिया गया है उद्योग और दूसरे तरफ क्या दिया गया है? दूसरे तरफ दिया गया है कि केंद्र कौन सी चीज कहाँ बनती है। इसमें से देखिए खेल का सामान, तो खेल के सामान के लिए कहाँ पे? मेरठ, है ना, मेरठ में खेल का सामान बनता है। दिया सलाई कहाँ पे बनती है? दिया सलाई बनती है फ्रेंड्स बरेली में। पीतल का सामान मुरादाबाद में बनता है और अगर लकड़ी की नक्काशी है तो कहाँ पे वो होती है? सहारनपुर में। तो इस प्रकार से आप इसको मैच कर सकते हैं कि खेल के जो सामान है वो मेरठ में बनते हैं, दिया सलाई बरेली में बनती है, पीतल का सामान मुरादाबाद में और लकड़ी पर नक्काशी जो होती है वो कहाँ पे? वो सहारनपुर में होती है फ्रेंड्स। अगला देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर
को कम करने का लक्ष्य किया गया था। अब ये वैसे काफ़ी पुराना टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए, तो अपनी जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है ये 2007 से 12 तक चली। तो ये जब चली तो इसके बाद में हम ये देख सकते हैं कि वहाँ लक्ष्य क्या रखा गया था। लक्ष्य रखा गया था कि 28 प्रति 1000 लाइव बॉयज़, या मतलब हम कहें कि चाइल्ड, तो मतलब कि 28 प्रति 1000 लाइव, तो कि 1000 जीवित बच्चों में से 28 की ही मृत्यु हो या इससे कम हो, उसका हमने लक्ष्य रखा था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। एक तरफ देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, एक तरफ योजनाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ उसका उद्देश्य दिया गया है और कहा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है उसे हमें छांटना है ना। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है उसे छांटना है। तो देखिए, एक तरफ दिया गया है उदय, मतलब कि इस तरह से उदय हो गया, हृदय हो गया और अमृत हो गया और स्वच्छ भारत मिशन, ये योजनाएं दी गई हैं। तो देखिए, उदय योजना किससे संबंधित थी? अब यहाँ दिया गया है उदय, जो उद्देश्य था उसका विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण। ये सही है फ्रेंड्स, है ना। विद्युत वितरण करने वाली जो कंपनी है उनके वित्त पोषण के लिए उदय ही शुरू की गई थी, तो ये ठीक है। अगला देखिए, हृदय कब किसके लिए चालू की गई थी? विरासत वाले शहरों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन, इसके लिए हृदय शुरू की गई थी। और अगला देखिए, अमृत, ये शहरों की मूलभूत संरचना को बनाने के लिए अमृत यूज की गई थी। लेकिन यहाँ पर देखिए, स्वच्छ भारत मिशन क्या सिर्फ इसके लिए शुरू की गई थी कि शुद्ध पेयजल मिले? नहीं। तो स्वच्छ भारत मिशन जैसे अपने टॉयलेट बनवाने के लिए मुख्य रूप से चालू की गई, साफ सफाई के लिए चालू की गई, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही नहीं है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें जो सुमेलित नहीं था वही को छांटना था। अगला देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15 1856 भी कहते हैं, यह कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था। तो इसे पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अब इसको थोड़ा यहाँ पर देखें, ये विधवा पुनर्विवाह है। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हमारे एक बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति हुए जिनका नाम है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने जो विधवाएं थी, विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया। तो उस समय जो एक ये नियम लाया गया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। तो इस अधिनियम के समय जो पारित करने वाला व्यक्ति था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था। और अगर कभी ये आता है कि विधवा पुनर्विवाह के लिए सबसे ज़्यादा किसने काम किया, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अगला देखिए, 1891 में BM मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार ... वर्ष से कम की बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था। अब देखिए, एक ये BM मालाबारी थे जो समाज सुधार में अपनी काफ़ी बड़ी भूमिका रखते थे फ्रेंड्स। तो इन्होंने क्या किया था कि जो बच्चियों का विवाह है वो जल्दी हो जाता था, तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने मुहिम शुरू की थी। तो एक अधिनियम बनाया गया था यहाँ पर, जिसका क्या नाम था? सहमति की उम्र, है ना। सहमति का मतलब यहाँ विवाह से था। तो सहमति में मतलब कितनी उम्र तक की बच्चियों की शादी ना हो, तो वहाँ पर रखा गया था कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चियों की शादी ना हो। तब इसके लिए ये मालाबारी का जो प्रयास था वो सफल हुआ था। अगला देखिए फ्रेंड्स, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष डाट का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी, आप जानते हैं कि देखिए 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, अब जब ये बक्सर का युद्ध हुआ और जब हिंदुस्तान में ये युद्ध हार गए, तो अंग्रेज इस युद्ध को जीत लिए। जीतने के बाद में अंग्रेजों ने क्या किया कि इलाहाबाद की संधि की थी फ्रेंड्स 65 में। तो इलाहाबाद की संधि जब उन्होंने 1765 में की, तो उन्होंने क्या किया था कि जो यहाँ का मुगल सम्राट था, तो मुगल सम्राट
शाह आलम द्वितीय जो था उसको इन्होंने पेंशन देने की वो की थी। तो पेंशन कितनी, 26 लाख रुपए पेंशन देने की बात की गई थी। लेकिन अब देखिए उन्होंने ये तो कहा था, लेकिन उन्होंने किया क्या था, उन्होंने क्या किया था कि फ्रेंड जो भी हम ये कहेंगे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, इसके साथ बंगाल हो गया, तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा यहाँ की दीवानी जो थी, मतलब कि टैक्स का कलेक्शन, ये अंग्रेजों ने अपने अधीन कर ली थी। इसके बदले में उन्होंने कहा था कि हम आपको 26 लाख रुपए देंगे, जो कि बहुत कम था। और इस यहाँ से ही फ्रेंड्स उन्होंने हालांकि बहुत ज़्यादा शोषण ही शुरू कर दिया था। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के ... सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। मतलब कि जब ये देखिए 1842 में जब इन्होंने ये आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें उन्होंने नारा दिया था करो या मरो, तो वो कहाँ से शुरू किया गया था, तो फ्रेंड्स वो मुंबई है ना, एक ग्वाला टैंक नाम की जगह थी मुंबई से, वहाँ से इसको शुरू किया गया था। अगला देखिए, 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व ... ने किया। तो बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और बिपिन चंद्र। तो फ्रेंड्स किसने किया था? ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली का जो आंदोलन था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। अगला देखिए, भारत की स्थल सीमा कितनी है? जो अपना पूरा भारत का क्षेत्र है, उस भारत के क्षेत्र में से स्थलीय सीमा कितनी है? ऑप्शन है 13,400, 11,600 और 9,800 और 15,200 किलोमीटर। तो कितनी है? 15,200 किलोमीटर इसकी स्थलीय है। और अगर हम जल सीमा की बात करें तो द्वीपों सहित 7100 किलोमीटर के लगभग 7116 या 15 ऐसे है। और अगर द्वीपों को छोड़ के बात करें तो जलीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर सीमा है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? ऑप्शन है सावित्री, मूठा, लूनी और गिरना। तो फ्रेंड्स कौन सी है? लूनी नदी है जो थार के मरुस्थल से बहती है। तो फ्रेंड्स ये हमने क्वेश्चन हल किए और फ्रेंड्स काफ़ी मेहनत से मैं इनको बनाने की कोशिश करता हूं कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये उपयोगी हो सकें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और यदि इससे आपको सहायता मिलती है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए। और एक चीज़, अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट होता है फ्रेंड्स, तो उस डाउट को आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप हमारा फेसबुक पेज भी मतलब ज्वाइन कर सकते हैं जो कि टारगेट इन गोल से है। अगर चाहें तो हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसी टारगेट इन गोल नाम से आपको वो भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।